ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ भेंटवार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी संवाददाता विजय कुमार बजाज। जब भी किसी देश के विकास की बात आती है तो काम करने की रफ्तार और गुणवत्ता दोनों बेहद मायने रखते हैं और यकीनन हमारा देश और हमारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर इन सभी मानकों पर बेहद खरा उतर रहा है। हम श्री माता वैष्णो देवी जी के चरणों में 25वें ई गवर्नेंस सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं। डिजिटल की आगे क्या क्या संभावनाएं हैं, कितना काम हो चुका है, कितना काम होना बाकी है, इन्हीं सब पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे आज के इस कार्यक्रम के बारे में ही जानना चाहेंगे। नहीं, जैसे आपने स्वयं कहा कि ई गवर्नेंस को लेकर के ये आयोजन किया गया था, ये 25वीं राष्ट्रीय स्तर की उस तरह की जो वार्षिक कॉन्फ्रेंस की जाती है उनमें से थे। और जैसा हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7-8 वर्षों में अनेकों प्रशासनिक सुधार लाए गए हैं, जिनका वास्तव में बहुत अधिक मात्रा में सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी हुआ है, जिससे ईज ऑफ गवर्नेंस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग की भी संभावनाएं बनती हैं। और बहुत से ऐसे सुधार जो शायद जम्मू कश्मीर में पहुंचने में थोड़ा विलंब हुआ, वो 2019 के उपरांत जब नई संवैधानिक व्यवस्था यहां स्थापित हुई उसके बाद लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और उस दृष्टि से भी यहां के स्थान को केंद्र बना करके इस प्रकार की गोष्ठी का आयोजन करना अपने में महत्व रखता है, ताकि यहां के कर्मचारी, यहां के अधिकारियों को एक तरह का एक्सपोजर मिल सके। उदाहरण के तौर पर जो इंटरव्यू समाप्त करने की प्रथा थी, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से की थी 15 अगस्त 2015 को, और डीओपीटी विभाग ने तीव्र गति की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए 1 जनवरी 2016 को देश भर में इंटरव्यू समाप्त कर दिए थे सरकारी पदों में नियुक्तियों में। लेकिन जम्मू कश्मीर में किसी कारणवश तब की सरकार इसको लागू नहीं कर पाई, वो भी पिछले 2-2.5 वर्षों में हो पाया है। इसी प्रकार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो देश भर में लागू है, जिसको 30 वर्ष के बाद मोदी जी के आदेश अनुसार संशोधित किया गया 2018 में, और रिश्वत देने वाले को भी आरोपी ठहराया गया, वो भी यहां लागू नहीं था। सेल्फ अटेस्टेशन की अनुमति दे दी गई थी। तो बहुत से ऐसे प्रावधान जो मोदी जी ने पिछले 8-9 वर्षों में देश भर में लागू किए थे, जम्मू कश्मीर में पहुंचने में विलंब हो रहा था, वो 2019 के बाद यहां पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और मुझे खुशी है कि आज ये स्थिति है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स कायम करने वाला जम्मू कश्मीर पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है। और जो हमारा ग्रीवेंस के लिए एक सीपी ग्राम पोर्टल है, उसके साथ जम्मू कश्मीर का ग्रीवेंस पोर्टल भी इंटीग्रेट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। सर, अगर हम कंपैरिजन करें, एक दौर था जब ई गवर्नेंस नहीं था, केवल गवर्नेंस था। आज डिजिटल का युग है, ई गवर्नेंस का युग है। सर, आप स्वयं भी इस ट्रांजिशनल फेज के साक्षी रहे हैं, आप सूत्रधार भी हैं सर इसके। तो आपने क्या देखा, आपने क्या महसूस किया सर? नहीं, निश्चय अब ऐसा युग है कि आपका सारा का सारा प्रशासन टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेगा और इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। आप इससे बचकर नहीं चल सकते। अगर आप बचकर चलेंगे तो आप दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। और भारत जो अपने आप को एक भौगोलिक परिवार का हिस्सा मानता है, और हमारा ये मानना है कि अगले 25 वर्ष में या अगली शिखर पटल पर जाकर के खड़ा होगा, तो वो तभी संभव है कि आप जो वैश्विक मापदंड है, जो यूनिवर्सल पैरामीटर्स हैं, उन पर पूरा उतरे। उसके लिए आपको ये टेक्नोलॉजी अपनाने अनिवार्य रहेगा। तो जितने भी पैरामीटर्स मापदंड हैं, उनकी दृष्टि से यदि आपने पर्याप्त परिणाम प्राप्त करने हैं तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप टेक्नोलॉजी को अपनाएं। और अब तो बड़ी मात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला रहने वाला है। जैसे अमृत काल को लेकर के मोदी जी सदा अगले 25 वर्ष की बात करते हैं, तो अगले 25 वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित रहेंगे। तो इस सब को लेकर के इन गोष्ठियों का महत्व बनता है, जो विचार विमर्श होता है उसका महत्व बनता है। सर, व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डेटा इज ए मैटर ऑफ प्राइम कंसर्न। सर, व्हाट वुड यू से? देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी केवल सुशासन के लिए नहीं है, कुशासन के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। टेक्नोलॉजी केवल पुण्य करने के लिए नहीं, पाप करने वाले भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे भारत सरकार में सबसे पहले फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने किया, जो पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्ग हैं उनके लिए जीवन प्रमाण पत्र जनरेट करने को। लेकिन क्राइम की दुनिया में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो निश्चय ही टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए साथ साथ चेक्स बैलेंसेस को भी निर्माणित करना पड़ेगा, उनकी भी खोज करनी पड़ेगी।
और सरकार उसको लेकर के अवगत है। गृह मंत्रालय पूरा तरह से सक्रिय रहता है कि किस प्रकार से डेटा सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजी को लेकर के सिक्योरिटी के जितने कंसर्न्स हैं उनको किस प्रकार एड्रेस किया जा सके। सर, जम्मू कश्मीर की ही बात करें, ई गवर्नेंस में जम्मू कश्मीर कहाँ खड़ा है? मैं तो यही कहूंगा कि पिछले 3 वर्षों में बड़ी तीव्र गति से यहाँ पर प्रगति हुई है और जो देख करके कई बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज से 3 वर्ष पहले तक बहुत कम था। लेकिन उसके लिए मैं श्रेय दूंगा केंद्र सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व को और हमारा जो विभाग है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो मुझे लगता है कि जो पहले की देरी थी उसकी भरपाई भी बड़ी काबिलियत के साथ करने का प्रयास किया गया है। सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्र दिया है सबका साथ सबका विकास। सर, सभी लोग जो हैं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने में सक्षम नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सुविधा नहीं मानते, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं है, एक्वेंटेड नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ। ऐसे लोगों को किस प्रकार से साथ लेके चलेंगे? आपने ठीक है, जो सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास की जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो वही है नागरिक भागीदारी, सिटीजन सेंट्रिसिटी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, जो कि गुड गवर्नेंस का एक एसेंशियल अंग है। तो उसमें वही मंत्र अमल में आता है। अब जहां तक ये कहना है कि बहुत से लोग इससे परिचित नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर रोज बदल रही है, सबके लिए कुछ न कुछ नवीनतम उसमें आ रहा है और सबको अपने आप को उससे परिचित करना। और ये भी कहना शायद न्याय नहीं होगा कि हमारे बहुत से पिछड़े वर्गों के लोग टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं। डिजिटल लर्निंग का स्तर भारत में सदा रहा है, क्योंकि एक साइंटिफिक टेम्पर भारतवासियों में सदा से था और प्रतिभा बहुत अधिक है। प्रतिभा का तो ये आलम है कि जब कुछ नहीं थे साधन, तभी हमारे वैज्ञानिक देश ही नहीं विदेश में भी नाम बना रहे थे। और अब मोदी जी ने उसको फैसिलिटेट किया है, साधन उनको उपलब्ध करवा करके, सुविधा उनको दे करके, वैज्ञानिकों को सम्मानजनक स्थान दे करके। जो आप देख रहे हैं अंतरिक्ष में जो कुछ हो रहा है, पहले तो अंतरिक्ष की कभी चर्चा ही नहीं होती थी। अब आज भी अंतरिक्ष में 2 प्राइवेट सैटेलाइट गए, अभी सप्ताह पहले एक प्राइवेट रॉकेट गया। वो इसलिए संभव हुआ कि मोदी जी ने उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया। और वो भी बात, इस बात से ये भी बात जुड़ती है कि आने वाले समय में ये जो बीच में मिसिंग लिंक्स रह जाएंगे, जैसे आप कहते हैं कि अगर किसी को या किसी क्षेत्र में या किसी समुदाय को पूरी तरह जानकारी नहीं है तो किस प्रकार से उनको जानकारी उपलब्ध करवाई है, उसके लिए सिनर्जिस्टिक अप्रोच की जरूरत रहेगी। पब्लिक, प्राइवेट, इंडस्ट्री, एकेडमी या रिसर्च एक साथ जब चलेंगे तो जहां जहां सरकार की पहुंच नहीं है वहां आपका दूसरा पार्टनर पहुंचेगा। तो मुझे लगता है आने वाला युग वैसे ही रहेगा, इंटेग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच। सर, जो ये कार्यक्रम है इसका थीम है लोगों को, इंडस्ट्रीज को और सरकार को एक दूसरे के पास लाना। तो सर, किस तरह से हो पाएगा ये? अगर देश ने उस प्रकार की प्रगति करनी है जैसे हमने कल्पना की है, अगर भौगोलिक मापदंडों पर हमें पूरा उतरना है, अगर हमें जाकर के उस शिखर पटल पर खड़े होना है जिसकी हम अभी तस्वुर कर रहे हैं 2047 में, तो ये अनिवार्य है कि हम इस सबको इंटेग्रेट करें। जितना जल्दी होगा उसमें लाभ है। वो किस प्रकार पर्याप्त ढंग से हो, परस्पर हो, उसके ऊपर विचार करना, ये आज का एक विषय होना चाहिए। सर, आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी ई गवर्नेंस पूरी तरीके से लागू होने के बाद, कर्मचारियों से भी और उद्योगों से भी? मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा इसका ये लाभ रहेगा जो अक्सर चर्चा में नहीं आता, न मीडिया में, न सार्वजनिक तौर पर, कि जम्मू कश्मीर की धरती पर बैठे हैं लेकिन जम्मू कश्मीर को अपने ही सरमाए का अंदाजा नहीं है। जम्मू कश्मीर वो प्रदेश है जिसका सारा का सारा रिसोर्स अनयूटिलाइज रहा है पिछले 70 वर्ष में। भारत की अर्थव्यवस्था में जितनी भी योगदान रहा है वो पश्चिम और दक्षिण के राज्यों का रहा, लेकिन आपके पास हिमालय की इतनी बड़ी संपत्ति बैठी है, ये लेवेंडर आपके पास है, ये लेमन ग्रास आपके पास है, एग्रीटेक स्टार्टअप्स का सारा रिसोर्स, लेकिन उस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी क्योंकि उस तरफ हमारी मानसिकता नहीं चली। दूसरा, शायद हमें उस तरह का मौका नहीं दिया गया केंद्र की सरकारों ने, जो भी रही। तो मोदी जी ने जो पिछली सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए थे क्षेत्र, उनको भी प्राथमिकता में लाया है। और आने वाले 25 वर्ष में मैं देख सकता हूं जम्मू कश्मीर और अन्य पहाड़ी राज्य, हिमालयन राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और साथ में जो समुद्री तट पर बसे राज्य हैं, क्योंकि समुद्रों में अपार संपत्ति, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है भारत की प्रगति में, भारत की अर्थव्यवस्था में। सर, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस you are confronting for the successful implementation of e-governance? I think in a single sentence, the biggest challenge is change of mindset. टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी नई भी आ रही है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हमारी अभी मानसिकता तैयार नहीं हो पा रही पूरी तरह से, जो हो जाएगी क्योंकि उसके बगैर, ऐसा मैंने कहा, हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं। सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो सर किस प्रकार से ये गवर्नेंस जो है वो लाभदायक सिद्ध होगी? ये सारा एक दूसरे के साथ जुड़ा है। ई गवर्नेंस फॉर ईज ऑफ लिविंग, और ईज ऑफ लिविंग के लिए स्टार्टअप। कोई भी सरकार विश्व की कहीं भी कोई भी देश क्यों ना हो, हर व्यक्ति को वेतन या नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मोदी जी की सरकार ने स्टार्टअप्स के माध्यम से ऐसे अवसर पैदा किए हर व्यक्ति अपनी रोजगार स्वयं कमा सके। सर, अपने समय दिया, बेहद बेशकीमती विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके माध्यम से ये संदेश तब तक पहुंचे, यही अपेक्षा है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे
आकाशवाणी संवाददाता विजय कुमार बजाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSGTalks@gmail.com।